नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 136 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 137वां नंबर पार्ट देखेंगे। अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है स्टैटिक जीएस का प्रश्न होगा और दूसरा जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, अभी से आप लोग जैसे 2021 की आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना करिए कि जैसे अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, और आपको क्या करना है कि अभी से 2 प्रश्न आप डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब मुख्य परीक्षा पीटी हो जाएगा उसके बाद में आप पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पीटी तैयार है, मुख्य परीक्षा के, तो उनके लिए तो ये है कि आधा समय आप पूरा का पूरा, जैसे 8 घंटे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे में से 4 घंटे आप मुख्य परीक्षा को दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। ठीक है। और उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मुख्य परीक्षा ही मेन होती है। आपने पीटी भी निकाल लिया, उसके बाद क्या है, आप मुख्य परीक्षा में फंसेंगे। वही मुख्य परीक्षा है जिसके आधार पर आपकी मेरिट बननी है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ों को सोचना है कि भाई मुख्य परीक्षा हमारी तैयारी होनी चाहिए अच्छी। जीएस के चारों पेपर जो हैं आपके तैयार होने चाहिए। हिंदी एस्से आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में एक ऑप्शनल जो होता है उसमें 2 पेपर होंगे, तो उसकी भी आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जीएस के पेपरों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए की फैक्टर जो होता है वो आपका ऑप्शनल ही बनेगा जाकर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे मार्क्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को करना है। और जो लोग नए व्यक्ति हैं उनके लिए है कि भाई अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2 घंटे आप प्रारंभिक मुख्य परीक्षा को दीजिए और बाकी के घंटे जो है आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए दीजिए। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सबसे पहले होना, और उसके साथ साथ में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, तो जिससे क्या है 2021 में ही आपको जॉब मिल जाए। और नहीं तो फिर पंचवर्षीय और कितनी वर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो वो बनती ही बनती हैं। ठीक है, कोई बनाता नहीं है, वो बनती चली जाती हैं। कभी पीटी निकला, कभी मेंस निकला, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में ना हो, इसके लिए जो प्रक्रिया आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना है। ठीक है। और हम लोगों का देखिए कुछ चीज़ें हैं, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम नंबर है 9140085178। तो जो लोग भी अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ये नंबर है, नंबर पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं अपने आप से। ठीक है। तो आइए, आज का जो प्रश्न है पेपर जीएस पेपर 3 का यह प्रश्न है। और प्रश्न संख्या जो है आपकी 273 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 273 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 200 शब्दों में लिखना है। देखिए, शब्द सीमा में भी ये होता है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब 200 शब्द दिया है तो 210 तक मैक्सिमम जाइए और 190 185 तक आप मिनिमम में रह सकते हैं। तो ये एवरेज लेके आप अगर प्रश्न को लिखते हैं तो बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह आए हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न है। तो ये इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं, अब देखिए पीसीएस में आईएएस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं को कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, कभी कभी थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता है। ठीक है। जैसे यूएपीए है, एनआईए है, इनमें संशोधन किया गया है। तो उन संशोधनों के बारे में जो मानवाधिकार संगठन है वो किस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं कि भाई इनमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये आईएएस मेंस, ध्यान रखिएगा, आईएएस मेंस 2019 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है? आईएएस मेंस, आईएएस मुख्य परीक्षा, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में यह आया हुआ प्रश्न है 2019 का। ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 3 का प्रश्न है। आइए, जो प्रश्न है प्रश्न को पहले देखते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको आप पढ़िए पहले और समझिए कि आईएएस में भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं
बहुत सारे लोग प्रश्न को देखने के बाद ही डर जाते हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा प्रश्न किस तरीके, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें होती हैं, क्या पूछा है ये बहुत ज़रूरी है। पूछा कुछ और है, आप जवाब कुछ और देने लगे। आपसे पूछा है कि भाई यूएपीए और एनआईए एक्ट में संशोधन जो हुआ है उसके विरोध के कारण कौन कौन से हैं और जो परिवर्तन है उससे क्या सुरक्षा संदर्भों में विश्लेषण करना है। अब आपने क्या किया कि 200 शब्द में पूछा है, अब आपने 100 शब्दों में यूएपीए पूरा बता डाला, उसके बाद एनआईए को आपने 100 शब्दों में बता डाला और अपने आप को समझने लगे कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा प्रश्न लिख लिया। तो ऐसे में क्या होगा भाई, एग्जामिनर जब देखेगा कि आपसे पूछा मैंने कुछ और था और आप बता कुछ और रहे हैं, तो आपको मार्क्स देगा? नहीं देगा। भाई यूएपीए के बारे में उसने नहीं पूछा है आपसे, यूएपीए के जो संशोधन है उन पे विरोध क्या है ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को आइए देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसको यूएपीए कहा जाता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, तो ये देखिए 1967 में यह एक्ट लाया गया था। अब आपसे एक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है, 2019 में जो इनमें दोनों में संशोधन जो हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है कि विरोध क्यों हो रहा है। समझिएगा, प्रश्न को समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तभी आप सही मायनों में उसका उत्तर लिख पाएंगे। एनआईए संशोधन के द्वारा आतंकवादी रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया गया है। ये सरकार का कदम था कि भाई उन्होंने इस एक्ट को, दोनों एक्ट को संशोधन किया और आतंक विरोधी जो गतिविधियां हैं, कानून जो लाया गया है उसको और मजबूत कर दिया। अब इसके अलावा प्रश्न में और क्या बातें कही गई हैं, यहाँ तक तो इसने देखिए इन्फॉर्मेशन बताई है आपको। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है, ये आपका मुख्य प्रश्न है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए का विरोध करने के विस्तार से कारणों पर चर्चा कीजिए कि भाई इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसी के बारे में आपको बताना है। और दूसरे आगे क्या प्रश्न आपसे पूछा, दो प्रश्न पूछे गए हैं और ये पहला प्रश्न है कि ये आखिर मानवाधिकार संगठन जो हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, समय सुरक्षा जो आपके सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, जो आपके भारत की सुरक्षा है, उसके सुरक्षा के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए कि आखिर परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, कि आखिर ये जो संशोधन आए इससे समाज में, लोगों पे, संगठनों पे, इन पे क्या क्या जो चेंजेस आए हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बतानी, ज़्यादा नहीं कि आपने पता लगा 1967 का यूएपीए ही बता डाला, नहीं, ये नहीं करना है। तो देखिए यूएपीए एवं एनआईए एक्ट जो है, ठीक है, तो देखिए इसमें संशोधन किए गए हैं। संशोधन क्या क्या किए गए हैं इनको आपको बताना है, फिर उसके बाद में ज़्यादा वो भी नहीं बताना है। अगर आप संशोधन ही बताने लगेंगे तो आपका 2 पेज भर जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी मात्रा में क्या चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए यूएपीए और एनआईए में 24 जुलाई 2019 को संशोधन किए गए थे और इसमें जो संगठन है यूएपीए, इस एक्ट के माध्यम से एनआईए संगठन, तो इसके माध्यम से क्या है, जांच और अभियोजन में जो कठिनाई आ रही थी सरकार को उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया है, इसी के लिए संशोधन किया गया था। अब इसके अंतर्गत है क्या कि जैसे इसके अंतर्गत ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संगठन है, अब उसके जो कार्य हैं, जैसे पीएफआई की बात कर लीजिए, लोग कहते हैं कि भाई वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, तो भाई इसी के तहत तो कार्रवाई हो पाई ना, कि जैसे किसी संगठन को आतंकी कृत्य में हिस्सा लेने, अगर कोई संगठन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है तो उसे आतंकी संगठन घोषित करना। कोई व्यक्ति है ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, ठीक है, जो देश के विरुद्ध हैं, कानून के विरुद्ध है, तो उन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करना। अब एनआईए के तहत क्या है कि एनआईए के तहत जो संशोधन हुए उनमें शक्तियों का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर शक्तियां जो विस्तारित की गई हैं वो मानव तस्करी के संबंध में की गई हैं, अवैध हथियारों के संबंध में करी गई हैं, और नकली करेंसी, साइबर आतंकवाद, इन सभी चीजों में शक्तियों का विस्तार किया गया है। इन दोनों एक्ट में जो चीज़ें चेंजेस किए गए हैं यूएपीए और एनआईए एक्ट,
के माध्यम से जो एजेंसियां हैं अच्छे से कार्य कर सकें, जांच कर सकें, अभियोजन में उनको कोई कठिनाई ना हो, इनके लिए चीज़ें लाई गई हैं। अब अगले वाले पार्ट में आपको मुख्य बात जो है, मुख्य चीज़ जो है, मानवाधिकार संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे मोटी मोटी बात यही है कि यूएपीए की जहां तक बात की जाती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए में ये कहा गया है कि भाई इसमें जो मानवाधिकारों का उल्लंघन की बात करता है कि भाई इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बड़ी मात्रा में होगा, निर्दोष व्यक्तियों की जो अवधारणा है उसका लोप हो जाता है। ऐसी बातें कही जाती हैं कि भाई आप पहले ही मान के चल रहे हो कि व्यक्ति दोषी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर दोषी है या नहीं है इसका कार्य कौन करता है, इसका कार्य न्यायपालिका हमारे यहां करती है। अब न्यायपालिका का कार्य आप जो है कार्यपालिका को पकड़ा रहे हो या उसको स्थानांतरित किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या है, चीजें दिक्कत में आएंगी। क्योंकि देखिए कार्यपालिका क्या है, कानूनों को क्रियान्वित कराती है, लागू करवाती है। तो यहां पर क्या है, जो संशोधन है, संशोधन किए इसलिए गए हैं कि भाई त्वरित जांच हो सके और उस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सके। लेकिन ऐसे में क्या है, जांच करने वाली एजेंसी और घोषित करने वाली एजेंसी इससे पड़ जा रही है। तो ऐसे में मानवाधिकार संगठन विरोध कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें इनका दुरुपयोग होगा जो संशोधन किए गए हैं। अगली चीज क्या है, इससे पहले क्या था कि जैसे आतंकी गतिविधियों पर संपत्ति जब्त करने से पहले, जैसे मान लीजिए एनआईए क्या है, एनआईए किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करती थी, तो ऐसे में क्या होता था कि वो महानिदेशक जो एनआईए महानिदेशक थे तो उनसे मंजूरी लेने का प्रावधान था। लेकिन अब इस संशोधन को भी हटा दिया गया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर यही चीजें आती हैं कि अगर भाई मंजूरी पहले से नहीं ली जाएगी और आप जो सुरक्षा एजेंसी एनआईए है उसको ये अधिकार दे दिया गया कि आप चाहे जिसको जहां चाहो जिस तरीके से चाहो उसको अंदर करके उसको पकड़ कर और उसको आतंकवादी संगठन या व्यक्ति घोषित कर देना, तो इससे तो पर्टिकुलर व्यक्ति या संगठन के अधिकार जो थे, ठीक है, वो बाधित होते हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन होता है। और क्या है कि जैसे जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसमें अभियुक्त और आतंकवादी के मध्य अंतर रखा जाता है। भाई जब तक न्यायपालिका किसी व्यक्ति या संस्था या आतंकवादी नहीं घोषित करेगी, पहले ही अगर जांच एजेंसी इसको घोषित कर देंगी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा फुल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मानवाधिकारों संगठन जो हैं तो उनका और भी एक जो मुद्दा है वो सामने आता है कि आतंकवादी शब्द की बात कही जाती है, ठीक है, कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को चीज़ों को समझा ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ों को दरकिनार करके और जो आतंकवादी शब्द है उसी को इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। न्यायपालिका के स्थान पर कार्यपालिका घोषित करने लगेगी तो सारी की सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी, ठीक है। एनआईए संशोधन जो हैं, देखिए एनआईए संशोधन जो किए गए थे तो भारत के हितों को प्रभावित करने वाला एक पद भी जोड़ा गया है जो कि मुख्य या मूल रूप से अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो मानवाधिकार संगठन लोग इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। परिवर्तन क्या आ रहे हैं, परिवर्तन ये आएगा समाज में कि जांच एजेंसियां ही सारा का सारा अगर कार्य करने लगेंगी तो ऐसी स्थितियों में फिर न्यायपालिका क्यों है, न्यायपालिका को खत्म कर देना चाहिए और एनआईए ही सारी चीज़ों की जांच करे, अभियुक्त को पकड़े, अभियुक्त तो नहीं, सीधे सीधे आतंकवादी या जो भी गलत काम करता है उसको पकड़ने के बाद उससे सीधे जेल में और आतंकवादी घोषित कर दिया। तो ये अधिकार मानवाधिकार संगठन और जो परिवर्तन दिखाई देते हैं समाज में, लोगों के जो कार्य प्रणाली है उनको देखते हुए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डालने वाली हैं, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में आप लोग अपने व्यूज़ दीजिए। देखिए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको क्या है, निष्पक्ष रूप से अपना उत्तर देना है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है जहां पर भी उसने देखा, आप वैसे आपके विचार भिन्न होंगे वो ठीक है, लेकिन जब आप उत्तर लिखें तो उत्तर में आपका पक्षपात किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होके, ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष होके आपको उत्तर को लिखना है।
ठीक है, तो ये चीज़ों पे लास्ट में अपना ओपिनियन भी दे दीजिए 2-4 लाइन में कि हाँ भाई, क्या किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये दिक्कत हो सकती है, भविष्य में संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से 200 शब्द में इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे पेड ग्रुप जो चल रहा है मुख्य परीक्षा का यूपीपीसीएस मेंस 2021 का, तो उसमें आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है। अब आइए आज के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 274 है, 274वीं नंबर संख्या है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है कि भाई किस तरीके से क्या लिखना है, नहीं लिखना है। मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोगों ने मेंस दिया है या नहीं दिया है, आप लोग भी जानते हैं, एक प्रक्रिया मुझे बताइए। आपके सामने यह प्रश्न आया, आपने मुख्य परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, आपने बहुत पढ़ा है, आपने पीएचडी भर की पूरी भर भर के पढ़ाई करी है, लेकिन सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप वहां पर करते क्या हैं? आपके सामने एक प्रश्न आया, प्रश्न आने के बाद स्टार्टअप क्या है, भारत में स्टार्टअप्स के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब आप सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि वहां पर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं या पॉइंट्स बनाते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। उसी प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहा हो या यूपीएससी का या एमपीपीएससी, कोई भी पीएससी लेवल हो, सब में जिसमें रिटर्न आपको लिखना है, आपको इस प्रक्रिया को अपनाना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, एक तो वहां प्रेशर इतना रहता है कि आधी चीजें तो ऐसे ही गायब हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, और ऊपर से अगर आपने पॉइंट्स याद नहीं आए तो सबसे बड़ी दिक्कत। तो यहां पर क्या है, जो फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको 10 से 12 पॉइंट्स लिखते हैं और एग्जाम हॉल तक अगर आप ले जा पाए, वो कैसे ले जा पाएंगे? जब आप डे बाय डे लिखेंगे उसको, क्योंकि दूसरा लिखेगा उससे आपको नहीं फायदा होने वाला, दूसरा पढ़ेगा उससे आपको नहीं फायदा होने वाला। आपको फायदा तभी होगा जब आप लिखेंगे और उसी से सिलेक्शन होना, उसी से मुख्य परीक्षा में आप बेहतर करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसीलिए इसी प्रक्रिया को मैं डे बाय डे करवाता हूं कि भाई आप लोग लिखिए जितना आता है, गलत सही। देखिए कोई जिस समय पैदा होता है ना, उस समय वो पढ़ के नहीं आता है या उसको पता नहीं होता है कि हाँ भाई क्या मुझे किस तरीके से करना है। व्यक्ति अभ्यास के साथ ही बेहतर होता है, निपुण होता है। तो आपको क्या करना है, गलत सही जो जैसा हो लिखिए, बस कलम को चलाइए। ठीक है, तो यह प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, 274 नंबर प्रश्न है। 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। लिखने से पहले कुछ सावधानियां भी होती हैं, उन सावधानियों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो आप किसी भी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक, देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर आपसे बोल रहा है वो हिंदी में लिखने के लिए, और हिंदी के शब्द या शब्द रचना, जो वाक्य है, वाक्य रचना अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो वो ये एग्जाम में समझता है कि आपको सिंपली हिंदी ही सही से लिखना नहीं आ रहा, तो आपने उत्तर का क्या जवाब दिया होगा। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये आती है कि प्रस्तुतिकरण, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रस्तुतिकरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब प्रस्तुतिकरण में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहां पर आपको डेटा है, कुछ डेटा, देखिए डेटा डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डेटा अगर नहीं डालते हैं तो आपके बात की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कुछ नमक मिर्च लगाने वाला ये चीज़ें होती हैं कि जैसे चीज़ों को एक पैरा में लिखना और चीज़ों को एक फ्लो चार्ट बना देना छोटा सा, या एक छोटा सा डायग्राम बना देना। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक उसी उत्तर को बहुत ही बेहतर बना देती हैं। अब मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा, आप जानते होंगे 13 गुना व्यक्ति एक सीट पर रहते हैं। 13 गुना व्यक्ति मेंस मुख्य परीक्षा में जो लोग व्यक्ति मेंस देते हैं जाके, 13 गुना व्यक्ति लिए जाते हैं पर सीट के अकॉर्डिंग। अब एक सीट पर 13 लोग, अब 13 लोगों में से 12 लोगों से बेहतर आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, वो कैसे लिखेंगे आप,
आप वो 12 व्यक्ति जो पहुंचे हैं मुख्य परीक्षा में, वो क्या ऐसे ही नहीं है कि उनको आता जाता नहीं है, उनको भी उतना ही आता जाता है। तो अब आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि जो उसमें पॉइंट्स ऐड करने थे उनको हटाकर आपने कोई दूसरी चीजें डाल दी, नहीं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है और अच्छे से चीज़ों को सही रूप में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कीजिए, जिससे आपका जो उत्तर है, उत्तर का प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो जो आज का दूसरा प्रश्न है, स्टार्टअप क्या है, भारत में स्टार्टअप्स के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टअप की जहाँ तक बात की जाती है तो स्टार्टअप क्या है? ये एक क्या है, एक कंपनी का प्रकार होता है। सबसे पहली बात ये क्या है, कंपनी का ही, एक छोटी मोटी कंपनी का प्रकार होता है। किस टाइप की कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा ही होता है, या कोई एक पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, जिसके दायित्व जो होते हैं, जो दायित्व हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो सीमित होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। अब ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। हमारे यहाँ स्टार्टअप या आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी चलाया गया था, ठीक है। तो इसी के लिए अब जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसकी एज कितनी होगी? तो निगमन की तिथि से, जिस दिन वो पंजीकृत हुई है, उस तिथि से 10 वर्ष अगर वह कार्यरत है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं है, तो वह क्या कहलाएगी? एक स्टार्टअप कहलाती है। अब यह करती क्या है? स्टार्टअप से क्या होता है कार्य, कि जैसे ये क्या है, भारत में या देश में जो नवाचार उत्पाद हैं, नवाचारी उत्पादों को बढ़ोतरी देती है, प्रोत्साहन देती है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, सेवाएं हैं, इनका विकास करती है और सुधार भी करती है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा देती है। देखिए, भारत की जहां तक बात की जाती है तो विश्व में स्टार्टअप की संख्या, क्रियान्वित करने वाला तंत्रों की संख्या में तीसरा है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो लगभग 28,000 स्टार्टअप जो हैं वो भारत में चल रहे हैं, ठीक है। अब इन स्टार्टअप्स के माध्यम से 2014 से लेके 19 के बीच में लगभग 50 बिलियन फंड जुटाया जा चुका है, ठीक है। तो ये ओवरऑल में आपने 125 ही शब्द में लिखना है, लगभग एक सवा पेज आपको लिखना होता है, ठीक है, एक पेज से सवा पेज तक। तो अब यहां पर आपने पहले क्या बताना है, आपको स्टार्टअप के बारे में बता दिया, स्टार्टअप क्या है, किस टाइप की कंपनी होती है, क्या क्या नहीं होता है, आपने सारी चीज़ों को बता दिया। अब स्टार्टअप के महत्व को बता दीजिए। तो स्टार्टअप के महत्व क्या होते हैं, कि जैसे स्टार्टअप्स का महत्व यह है कि सबसे पहले देश में रोजगार को प्रोत्साहित करता है। भाई, एक स्टार्टअप खुलता है, एक छोटी सी कंपनी खुलती है, एक फर्म खुलता है, तो उसमें लोग काम करते हैं, देखिए सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की जब नौकरी लगती है तो वो क्या करता है, उसकी जो परचेजिंग क्षमता होती है, जो खरीदने की क्षमता होती है, वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी आय सृजन होता है। भाई, उसकी नौकरी लगी, उसके हाथ में पैसे आए, पैसा आने के बाद वो क्या करता है, खरीदता है, जाकर कुछ माल को कुछ कंज्यूम करता है, घर में कुछ अपना लाता है, खाने पीने के सामान को लाता है, बाइक लाता है, गाड़ी लाता है, सारी चीज़ें लाता है। तो ये क्या है, एक डिमांड को भी जनरेट करता है, रोजगार को तो प्रोत्साहन मिलता ही मिलता है। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। और जो आर्थिक समृद्धि होती है उसमें उच्च संभावनाएं होती हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें बढ़ोतरी आती है, और देश की आर्थिक समृद्धि में भी इसका योगदान देता है। जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करता है। भाई, समाज में रहते हैं लोग, अब लोगों के पास में पैसा ही नहीं, वो कहाँ खर्चा करें, कैसे खर्चा करेंगे जब हाथ में पैसा ही नहीं है। तो ये क्या है, अगर व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो उससे क्या है, वो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, कि भाई उसकी अगर तबीयत खराब हुई तो वो अपनी स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकता है, वो अपने शिक्षा पर लगा सकता है, और जो व्यक्ति हैं उनका वित्तीय समावेशन भी होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है और जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। और क्या स्टार्टअप्स का महत्व है, जैसे इनोवेशन को प्रोत्साहन देता है, ठीक है, बढ़ाता है।
नवाचार को प्रोत्साहन देता है कि नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं कि कोई भाई अलग सी कंपनी बना रहा है, कोई इत्र की कंपनी बना रहा है, कोई जूते चप्पल की कंपनी छोटी सी बना रहा है, कोई घरेलू उद्योग की कोई चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। और ये क्या है कि प्रौद्योगिकी की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं स्टार्टअप में बहुत सारी प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग होता है, तो नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास भी होता है और उनका एक यूज़ करने की या प्रयोग करने की संस्कृति को भी, कल्चर को भी बढ़ाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है देश को कि जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं तो इनमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने जो कंपनियां छोटी छोटी होती हैं तो ये क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी आकर्षित करते हैं और साथ साथ में घरेलू निवेश जो है उसको भी आकर्षित करते हैं। तो हर प्रकार से यह इन्वेस्टमेंट को लाने का प्रयास करते हैं, वो चाहे घरेलू हो विदेशी हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल में आपने स्टार्टअप्स को जो महत्व था स्टार्टअप्स का, उसका महत्व के बारे में आप लोगों ने बताया। ठीक है, देखिए ये चीज़ें, ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ। इसके साथ में अगर आपको कुछ अपने शब्दों में या आपने कहीं से पढ़ा हो, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो, तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को बेहतर ढंग से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 125 शब्दों में लिखना था, अच्छे से चीज़ों को लिखिए। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को, जो पेड ग्रुप चल रहा है 2021 का, तो उसमें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 2021 का यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का जो ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 50% फी ऑफ चल रही है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।